बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर पे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रायल बैलेंस। अगर आपको याद हो तो मिनट से पहले हम अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है किसी भी बिजनेस में तो सबसे पहले क्या होती है, हमने कहा ट्रांजैक्शन अगर हुई, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं उससे रिलेटेड, उसके बाद क्या स्टेप आता है, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यानी उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, जो हम सीख चुके हैं बनाना। जर्नल के बाद रिकॉर्ड करते हैं लेजर में। लेजर भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। लेजर के बाद जिस बुक में रिकॉर्ड की जाती है स्टेटमेंट ये होती है, उसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद आपने अपना उन डाटा जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हुए हैं, बेसिकली पर्पस तो हमारा यही है ना, उन ट्रांजैक्शन के डाटा से ये देखना कि आइदर हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ट्रांजैक्शन के बाद, ट्रायल बैलेंस के बाद जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उन्हें कहते हैं फाइनल अकाउंट में, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। जर्नल बनाना हम सीख चुके हुए हैं, लेजर भी बना चुके हुए हैं। आज हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बेसिकली इसके लिए हमने जो लेजर्स बनाए होते हैं उनको यूज करते हैं। ये एक स्टेटमेंट होती है, अगर इसको डिफाइन करें कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हम कहते हैं ये स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि आइदर जो हमारे लेजर्स जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं जर्नल में, उससे जो लेजर अकाउंट बनाया है वो आपस में जो लेजर अकाउंट बनाए हैं उनका डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल है कि नहीं है। बेसिकली ये हमें इक्वलाइजेशन स्टेटमेंट आप कह सकते हो कि हमारे डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर हम ट्रायल बैलेंस को डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट होती है जहां हम बताते हैं कि हमारा टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के इक्वल है कि नहीं है। टोटल क्रेडिट इज इक्वल टोटल डेबिट। अकाउंटिंग का मैंने आपको बताया था कि रूल होता है, हमें पता चलता है कि हमारा हर स्टेप पे हमारा डेबिट क्रेडिट के बराबर होता है। तो ये चेक करने के लिए जो लेजर अकाउंट बनाए हैं, जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं, उसमें हमारी जो डेबिट है हमारे टोटल क्रेडिट इक्वल है या नहीं है, वो हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू चेक कर रहे होते हैं। ये बेसिकली वेरिफिकेशन होती है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम अपने जर्नल और लेजर को वेरीफाई कर रहे होते हैं। ट्रायल बैलेंस के बेसिकली दो पर्पस होते हैं, एक तो ये कि हमने डेबिट और क्रेडिट को चेक करना है, और दूसरा ये कि इससे ट्रायल बैलेंस से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है उसको हम फाइनल अकाउंट बनाने के लिए यूज करते हैं। और फाइनल अकाउंट के थ्रू ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, इसके लिए हम लेजर यूज करेंगे। जो पिछले मिनट से पहले आपको याद हो, जो हमने लेजर एक एग्जांपल मैंने आपको कराई थी, मैं 19 का डाटा उठाऊंगी और इसी को बस प्लेसिंग करूंगी और एक ग्रुप में मैं आपको इस टॉपिक पे भी व्हाट्सएप कर दूंगी ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो। अच्छा, अगर फॉर्मेट की बात करें, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस पहला कॉलम हमारे पास आता है, उसे कहते हैं सीरियल नंबर, S.9 लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट नेम। दूसरा कॉलम जो आता है, उसके बाद हमारे पास आता है अकाउंट नंबर का कॉलम। इसको हम यूज नहीं करेंगे लेकिन कॉलम बनाएंगे जरूर। फिर हमारे पास आता है डेबिट की अमाउंट का कॉलम, और उसके बाद हमारे पास कॉलम आता है क्रेडिट का। ट्रायल बैलेंस हमारा लेजर से बनता है, जो लेजर हमने बनाए होते हैं उनको देख के बनाते हैं। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल हमने की थी, उसमें जो लेजर अकाउंट मैंने आपको कराए थे, जो लेजर जिस क्वेश्चन के हमने बनाए थे, कैश का लेजर बनाया था, उसमें मैंने ये पिक आपको
शो करती हूँ कि शायद आपको नज़र आ जाए। हमने जर्नल बनाया था सबसे पहले। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं। लेजर बनाए थे, कैश का बनाया था, कैपिटल का लेजर हमने मेंटेन किया था, फर्नीचर का, परचेज अकाउंट का बनाया था, सेल अकाउंट का बनाया था और सैलरीज का लेजर बनाया था। अब इन लेजर्स के बैलेंसेस भी हमने निकाल लिए थे, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। अब सिंपली उन बैलेंसेस को उठाना है और स्टेटमेंट में पुट करते जाना है। हर लेजर अकाउंट का बैलेंस उठाएंगे और वन बाय वन ट्रायल बैलेंस में पुट कर देंगे। सो मैं आपको ये ग्रुप में सेंड कर दूंगी इसकी पिक और वन बाय वन हम इसको उठाते जाते हैं। सीरियल नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 लिखते हैं। सबसे पहले जो लेजर अकाउंट हमने बनाया था वो था कैश का। जिसके नाम से जो लेजर अकाउंट का नाम होगा यहाँ पे वही नाम आएगा। नहीं कैश का था तो कैश अकाउंट आ गया। अकाउंट नंबर में हम कुछ नहीं लिखेंगे और कैश का जो बैलेंस हमारे पास आया था वो था डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे 90,000। जो डिफरेंस आया था मैंने आपको बताया था ना कि डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस किया। दोनों साइड में टोटल करते हैं। जो साइड बड़ी होती है उसमें से छोटी साइड माइनस कर दी जाती है। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस डेबिट होगा और अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस क्रेडिट होगा और उसी कॉलम उसी अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा जो लेजर अकाउंट हमने बनाया था वो हमारे पास था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया था हमारे पास वो क्रेडिट बैलेंस था 1 लाख। क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट के सामने हमने 1 लाख लिख दिया। थर्ड जो हमने बनाया था लेजर वो था फर्नीचर अकाउंट का। उसका बैलेंस डेबिट आया था। डेबिट कॉलम में 20,000 लिख दिया। सीरियल नंबर 4 यानी जो चौथा लेजर हमने बनाया था वो था परचेज अकाउंट का। सीरियल नंबर सिंपल ये है कि आप जो भी लेजर बनाए उनको नंबर देते हैं बस। और इसका बैलेंस भी डेबिट आया था 60,000 से। पांचवा जो लेजर हमने बनाया था वो सेल्स अकाउंट का था। इसका क्रेडिट बैलेंस था। क्रेडिट साइड पे 80,000 लिख दिया हमने। फिर जो छठा लेजर हमने बनाया था वो सैलरीज अकाउंट का था। और इसको हमने लिख दिया। डेबिट बैलेंस आया था डेबिट साइड पे लिख दिया। जितने भी आपके लेजर्स होंगे और उनका जो भी बैलेंसेस होगा आप उनको इस तरह सारे लेजर्स को 1 बाय 1 उसको रिकॉर्ड कर देंगे। जब सारे रिकॉर्ड कर देंगे एंट्रीज का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड का भी टोटल कर लेंगे और क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेंगे। दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आएंगी। अगर इक्वल आएंगी तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, यानी आपका जर्नल भी सही बना हुआ है और लेजर भी सही बना हुआ है। लेकिन अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगे दैट मीन आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, आपको दोबारा अपना क्वेश्चन देखने की जरूरत है। 90,000, 20,000, 110, 60,000, 170 और 10,000 1 लाख 80,000। 1 लाख और 80,000 कितना आ गया 1 लाख 80,000। जब भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल आएगी। ये हमने ट्रायल बैलेंस बना ली। सिंपल स्टेटमेंट थी। लेजर से बैलेंसेस उठाने हैं, स्टेटमेंट में पुट कर देने हैं। अच्छा हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस का बेसिकली जो हमने सारे अकाउंट का डाटा जितने भी लेजर्स की समरीज थी यहाँ पोस्ट कर दी। अब ट्रायल बैलेंस से ही फर्दर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। जब हमने फाइनल अकाउंट बनाना होता है, फाइनल अकाउंट का बेसिक पर्पस क्या है, बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है कि लॉस हुआ है। बेसिकली अकाउंटिंग करने का पर्पस ही हमारा ये जानना था ना कि इधर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो अब फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन लेंगे कहाँ से आएंगे, हम ट्रायल बैलेंस से लेंगे। हम दोबारा जर्नल के पास नहीं जाएंगे, लेजर कितने पेजेस नहीं देखेंगे, हम सिंपली ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ये ट्रायल बैलेंस था, इसके क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी ग्रुप में, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है हमने फाइनल अकाउंट बनाना। तो उसको स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करता है, बेसिकली हमारा बिजनेस करने का पर्पस क्या होता है, हमें प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस किया इसीलिए जाता है ना कि प्रॉफिट कमाया जाए। यानी बिजनेस का पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। अब बिजनेस को कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है
है कि लॉस हुआ है। इतना डाटा रिकॉर्ड किया, इतनी स्टेटमेंट बनाई, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस तक कभी हम कर चुके हैं। ट्रायल बैलेंस से हमें पता चला कि इधर हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो हमने कहा कि ट्रायल बैलेंस के बाद जो स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे फाइनल स्टेटमेंट कहते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं, वो हमें बताती है कि एक्चुअल में हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अच्छा, फाइनल अकाउंट के जरिए हमें बिजनेस की, क्योंकि हमें पता चलता है कि बिजनेस का प्रॉफिट है कि लॉस है, इसलिए फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं ये फर्स्ट स्टेज नहीं होती है। इसको फाइनल अकाउंट कहते क्यों हैं? अकाउंटिंग साइकिल में फर्स्ट स्टेज क्या थी हमारी? जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, और एंड वाला होता है फाइनल अकाउंट, क्योंकि इसके थ्रू फाइनली हमें रिजल्ट पता चल जाते हैं, प्रॉफिट क्या हुआ है या लॉस हुआ है। तो दैट्स वाई कि इनको फाइनल अकाउंट कहा जाता है। फाइनल अकाउंट में हम दो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। बेसिकली फाइनल अकाउंट के अंदर क्या होती है? दो स्टेटमेंट होती हैं। एक को हम नाम देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो स्टेटमेंट को इकट्ठा किया हुआ है, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकेंड वन है जो दूसरी स्टेटमेंट हम बनाते हैं, वो है बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमें प्रॉफिट बताती है। ट्रेडिंग स्टेटमेंट हमें बताती है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और प्रॉफिट एंड लॉस बताती है कि नेट प्रॉफिट कितना है। बेसिकली दोनों स्टेटमेंट मिलकर हमें क्या बता रही होती है? बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस बता रही होती है। ये बताती है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। बैलेंस शीट क्या बताती है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। यानी उस पार्टिकुलर दिन पे बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं और ओनर इक्विटी कितनी है, ये हमें बैलेंस शीट बता रही होती है। फाइनेंशियल पोजीशन उस चीज की बताती है। अच्छा, जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, जर्नल बनाए, लेजर बनाए, हमने ये 5 हेड डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया ना अकाउंटिंग 5 हेड के अंदर घूमती है, और ट्रायल बैलेंस में ऑब्वियसली वो 5 हेड्स ही आएंगे। किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है हमारे पास? एसेट्स, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू और इक्विटी। ऑनर इक्विटी की बात की थी ना, इक्विटी कह दो या ऑनर इक्विटी कह दो। अब फाइनल अकाउंट में हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और दूसरी क्या है? बैलेंस शीट। ये तीन चीजें, एसेट, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती हैं। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू हमारे किस में आ रहे होते हैं? ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहे होते हैं। P&L भी इसको कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ये उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर हम सिंपल किसी चीज़ का अगर हमें पूछना हो गया, सिंपल टर्म में बात करें, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, अपनी रेवेन्यू यानी जो इनकम होती है उसमें से एक्सपेंस अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? प्रॉफिट। सिंपल प्रॉफिट ऐसे ही आता है ना, आपने जो जितना भी कमाया उसमें से खर्चे माइनस कर दो, जो बाकी बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा तो प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा तो ऑब्वियसली लॉस होगा। तो फाइनल अकाउंट में सिंपली हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं और उनको देखते हुए बताते हैं कि आइदर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अच्छा, अब रेवेन्यू डिफरेंट तरह की हो सकती है। मैंने अब जब हमने रेवेन्यू को डिस्कस किया था, हमने कहा था ना रेवेन्यू की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। डिफरेंट सोर्सेज उसको कह सकते हैं या डिफरेंट टाइप से रेवेन्यू आ सकती है। पहले किस सोर्स से आ सकती है? हमने कहा रेवेन्यू में क्या है, या तो आप गुड्स सेल कर रहे होंगे या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो एक तो रेवेन्यू सेल से आ गए, यानी फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, या सर्विसेज दे रहे हो, चीज़ें बेचोगे या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो उससे जो पैसा आएगा, एक तो आपका मेन सोर्स वो होता है रेवेन्यू, उससे आ गई। दूसरी रेवेन्यू किस चीज़ से आ सकती है? आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है कहीं पे, आपके पास पैसे थे, आपने प्रॉपर्टी में लगा दिए, किसी कारोबार में लगा दिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट की, उस पर इंटरेस्ट मिला आपको, वो इंटरेस्ट भी आपकी क्या है? रेवेन्यू है। इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट, वो भी आपकी रेवेन्यू का जरिया है, वो भी रेवेन्यू की एक टाइप है। थर्ड वन क्या है कि आपने शेयर्स खरीदे हुए थे किसी कंपनी के, किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया। किसी मोस्टली कंपनीज में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, अगर कंपनी में पैसे लगाने तो आप उनके शेयर्स खरीद दो, आपके उनके ओनर्स बन जाते हो। उन शेयर्स पे जब कंपनी कोई प्रॉफिट देती है आपको तो उसे डिविडेंड कहते हैं, तो वो डिविडेंड भी आपका क्या है, रेवेन्यू है। डिविडेंड, डिविडेंड ठीक है ऑन शेयर्स, वो भी आपकी रेवेन्यू है। फिर अगर आपने किसी के पैसे देने थे, क्रेडिटर ने आपको डिस्काउंट, क्रेडिटर वो लोग होते हैं ना क्योंकि हमने पैसे देने होते हैं, उसने आपको डिस्काउंट दे दिया तो वो भी आपके लिए रेवेन्यू है। डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, वो भी आपकी रेवेन्यू है। फिर आपने किसी कस्टमर से कमीशन मिल गया आपको किसी कस्टमर से, तो वो भी रेवेन्यू है। कमीशन अर्नड, वो भी रेवेन्यू है आपकी। या आपके पास कोई एसेट पड़ा हुआ था, उसको सेल कर दिया, सेल किया, प्रॉफिट पे सेल हो गया वो। यानी अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी हुई थी, आपके पास पड़ी हुई है, आपने 5 लाख की खरीदी है, 6 में बेच दिया, तो 1 लाख क्या है, प्रॉफिट, तो वो भी आपकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो वो भी आपकी क्या आएगी, वो भी आपकी रेवेन्यू आ गई। ये डिफरेंट टाइप्स की रेवेन्यू है। अगर इसको कैटेगराइज में डिफाइन करें, हम ब्रॉडली अगर कहें तो रेवेन्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है डायरेक्ट रेवेन्यू और एक होती है इनडायरेक्ट रेवेन्यू। एक होती है रेवेन्यू को, अगर हम कहें कि इसको डिवाइड करें कैटेगरी में, एक को कहते हैं डायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट रेवेन्यू का जो दूसरा नाम है इसको ऑपरेशनल रेवेन्यू भी कहते हैं या मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं। डायरेक्ट रेवेन्यू को क्या कहते हैं, ऑपरेशनल रेवेन्यू, या मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। यानी कारोबार का मेन काम जो है, अगर चीज़ें बेचना है, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ए है, उसका काम शूज़ बेचना है, तो शूज़ बेच के जो उसने पैसा कमाया वो उसका क्या है, डायरेक्ट रेवेन्यू है या मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। यानी इसके कारोबार से जो मेन काम था उससे जो अर्न किया वो डायरेक्ट रेवेन्यू है। या ऑपरेशनल जो काम वो परफॉर्म कर रही है उसके थ्रू जो उसने पैसा कमाया वो किसमें आ जाएगा, डायरेक्ट रेवेन्यू में। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सेल प्रोसीड यानी सेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज की बात करें तो वो क्या है, वो डायरेक्ट रेवेन्यू है या ऑपरेशनल रेवेन्यू कहते हैं या इसको कहते हैं मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो सेकंड रेवेन्यू की टाइप है हमारे पास उसे कहते हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यू। या इसको कहते हैं माइनर सोर्स ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनडायरेक्ट रेवेन्यू या फाइनेंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू में बेसिकली ये वो रेवेन्यू है जो बिजनेस का मेन काम नहीं है, मेन काम से जो कमाया है वो डायरेक्ट रेवेन्यू है। जो मेन काम या नॉर्मल एक्टिविटीज के अलावा कमाया है वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की ना, कंपनी का बिजनेस क्या है, एक का बिजनेस शूज बनाना है, शूज सेल किए, उससे जो पैसे आए वो हमारी डायरेक्ट रेवेन्यू है। जो कंपनी ए थी उसके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे, उसने क्या किया, कंपनी बी के शेयर खरीद लिए, उसमें भी पैसा लगा दिया। अब वहां से उसको कंपनी बी को प्रॉफिट हुआ, उसने अपने जो भी शेयर होल्डर थे उनको डिविडेंड दिया, जो डिविडेंड मिला वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, क्योंकि वो मेन काम तो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं था, मेन काम तो शूज बेचना था, तो वो जो दूसरा कमाया वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। या हम ऐसे कह लें कि अगर एक का काम क्या है, वो खिलौने बेचती है, कंपनी है वो खिलौने बेचती है, टॉयज बेचती है, टॉयज बेच के जिसने प्रॉफिट
वो डायरेक्ट रेवेन्यू है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू या ऑपरेशनल रेवेन्यू है। और कंपनी ए जो थी उसने एक ज़मीन खरीदी हुई थी, पहले कभी खरीदी थी, उसने बेच दी, 5 लाख की ज़मीन खरीदी थी, 6 लाख में बेच दी, जो 1 लाख प्रॉफिट हुआ है तो वो भी रेवेन्यू ना कंपनी की, लेकिन क्या वो डायरेक्ट रेवेन्यू है? लेकिन नहीं, डायरेक्ट रेवेन्यू तो नहीं है, क्योंकि कंपनी का काम ज़मीनें खरीदने और बेचना तो नहीं था, वो किसी और जरिए से कमाई थी। मेन सोर्स तो खिलौने बेचना था ना, उसके अलावा कमाई है तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? इनडायरेक्ट रेवेन्यू। और ये इसका दूसरा नाम क्या है? माइनर सोर्स ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू की 2 कैटेगरीज हो गई, एक डायरेक्ट रेवेन्यू आ गई और एक इनडायरेक्ट रेवेन्यू आ गई। मैंने भी आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में 2 स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा क्या है? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट है, फाइनल अकाउंट सेपरेट है, इकट्ठा करते हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा कहते हैं इनको। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट रेवेन्यू को डील करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट को डील करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। जैसे रेवेन्यू हमारे पास 2 तरह की, ऐसे एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आ गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो चीज़ें हमें बेचनी है, उनको बनाने से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो क्या हैं? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का काम है जूते बेचना, जूते बेचने के लिए उससे पहले हमें चमड़ा खरीदना है, सोल खरीदना है, और जूते को जोड़ना है, उस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, ये सारे खर्चे क्या हैं? जूते को बनाने तक से रिलेटेड है। जूते बनाने हैं, जूतों को कारखाने में लेके आना है, किराया देना है, पानी लगना है, बिजली लगनी है, ये सारी चीज़ें लगनी है, लेबर लगनी है, ये सारे खर्चे करेंगे तो फिर जूता बनेगा। जूता बनने तक जितने भी खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों को बनाने से मतलब जितने भी खर्चे हैं वो क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? हमने कहा उस जूता बन गया, जूते को सेल भी तो करना है, उसको बनने के बाद के जो खर्चे यानी उसकी सेल से रिलेटेड खर्चे हैं। सेल क्या है? हमने ऑब्वियसली सेल डिपार्टमेंट में लोग रखे होंगे जो लोगों को बताएंगे जी हमने जूता ऐसा बनाया है, या हमारी कंपनी के ये फीचर प्रोडक्ट ये है, उसके फीचर्स ये हैं। एडवर्टाइज करेंगे ना, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, टीवी में बताएंगे, वो भी तो खर्चा लगेगा। सेल डिपार्टमेंट के लोगों को भी तो सैलरी देनी है, बिल्डिंग बनी होगी उसका रेंट भी तो देना है, अगर किसी से हमने उधार पैसे लिए होंगे तो उसको इंटरेस्ट भी तो पे करना है, तो वो सारे खर्चे के उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हमने कहा नहीं जूता तो बन गया, उसके बाद जितने भी सारे खर्चे हैं वो कौन से हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सेल से रिलेटेड होते हैं खर्चे, सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, और ये प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस भी हमने डिस्कस कर लिया कि 2 तरह से होते हैं। जिस तरह डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में डील की जाती है, इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस भी ट्रेडिंग अकाउंट में डील किए जाते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डील किए जाते हैं। एक्सपेंस और रेवेन्यू को आपस में मैच किया जाता है और प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। सबसे पहले अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। मैं आपको सेपरेट पहले कराऊंगी, बाद में हम उसको इकट्ठा करेंगे। फाइनल अकाउंट में 3 स्टेटमेंट बनाएंगे हम। फाइनल अकाउंट को या इसको उन स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, 3 बनाएंगे। एक बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, आज हम ट्रेडिंग अकाउंट ही डिस्कस करेंगे। दूसरा बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको P&L भी कहते हैं, और तीसरा बनाएंगे बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रोस रिजल्ट बताएगा, यानी ग्रोस प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट या नेट रिजल्ट बताएगा, और ये हमें बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मैं उसका फॉर्मेट बताती हूँ आपको, और जो जो चीज़ें उसके अंदर आनी है वो लिखते हैं, और ये चीज़ें आपने याद करनी है। मैं इसकी पिक भी मेल कर आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ये याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कंपनी का नाम, जिस भी कंपनी का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। सपोज अगर हम XYZ कंपनी है उसका बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, कंपनी का जो भी उसका नाम होगा। यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30, जो भी आगे डेट होगी दी होगी वो जून 2019, ये हमने लिख दी। मैंने भी आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों ये बात आपने याद रखती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट रेवेन्यू आती है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आती है, डायरेक्ट रेवेन्यू, यानी आपने मेन सोर्स क्या है, सेल्स, यानी सेल्स आती है। सेल्स वही है ना, अपनी चीज़ें बेचना, हमने का जो चीज़ें बेचने के लिए खरीदी जाती है, जब उनको बेच दिया जाता है किसी स्पेसिफिक प्राइस पे तो वो सेल होती है। तो इसमें सेल आती है, परचेजेज आती हैं, और दूसरे आइटम अभी हम डिस्कस करते हैं क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा वो हमें लिखेंगे। तो यानी इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और डायरेक्ट रेवेन्यू आती है। ट्रेडिंग में क्या आती है, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू किस अकाउंट में डील की जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में डील की जाती है। ठीक है, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट क्या है, ये डेबिट साइड, अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट साइड, अमाउंट का कॉलम। हमेशा याद रखना है कि जैसे लेजर में हमने बात की थी, हर अकाउंट की लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है और लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है। यहां हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट किस में आएगी, रुपीज में। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होती है, डेबिट साइड, और ये ऊपर छोटा सा DR आप लिख दो, लिखना चाहो ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डेबिट साइड पे हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे भी लिखेंगे पार्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड पे हम अपनी डायरेक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होगा। डेबिट साइड पे हमेशा एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड पे हमेशा रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है और एक्सपेंस का डेबिट होता है। अब लिखते हैं कि इनमें क्या क्या आएंगी चीजें, कौन कौन सी आइटम है वो आपने याद करनी है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। डेबिट साइड पे सबसे पहले जो चीज रिकॉर्ड की जाएगी वो होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। दूसरी चीज जो रिकॉर्ड की जाएगी वो है परचेजेस। परचेजेस क्या कहा था हमने, कहा जब भी सेलेबल गुड्स अकाउंटिंग में परचेज करते हैं, खरीदते हैं बेचने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, परचेजेस हो गई है। परचेजेस पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने हो सकता है कुछ चीजें वापस बेचती हूँ जिसको परचेज रिटर्न कहते हैं, अगर आपको याद हो तो वो इसमें से रिटर्न हमेशा इसमें से क्या होंगी, माइनस होंगी। लेस, इसके नीचे लिखेंगे लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न, वो इसमें से माइनस करेंगे जितनी भी अमाउंट होगी, माइनस करने के बाद जो आएगी वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कि आपको समझ आ गई। अगली चीज जो हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा वो है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब ये है जो चीजें हमने खरीदी हैं, परचेजेस की हैं, उसको फैक्ट्री में तो लाना है ना, उस तक लाने का जो भी किराया है वो हमारा कैरेज इनवर्ड है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे अगर कोई होगा हमारे पास। फिर हमारा आ जाएगा वेजेस। वेजेस क्या होती हैं, वेजेस हमारे जो डेली वर्कर होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको डेली बेसिस पे जो चीज़ें पैसे दे रहे होते हैं, और वेजेस हमेशा प्रोडक्शन वालों को दी जाती हैं। जूते, अगर कंपनी जूता बनाने का काम कर रही है तो जो लोग जूते बना रहे हैं उनको पैसे भी तो देने हैं ना, वर्कर काम कर रहे हैं, वो हमारी वेजेस है, वो रिकॉर्ड करेंगे, वेजेस आएंगी। फिर हमारे पास जो आएगी वो है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, यानी हमने सामान फैक्ट्री तक लाना था, उसकी इंश्योरेंस करा ली, उसे कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो हमारा आएगा यहाँ पे। फिर हमारा कस्टम ड्यूटी आ गया।
करेंगे। उसके बाद हमारे क्लियरिंग चार्जेस आ गए, यानी बंदर इम्पोर्ट की चीज़ें आई हैं उस पर चार्जेस पे किए हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे क्लियरिंग से चार्जेस। फ्रेट इनवर्ड, ये नाम आपने याद रखने हैं इसी तरह, और इसको यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, ये भी किराया ही होता है। वो आ जाएंगे हमारे पास। एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर, बनाने पर जो ड्यूटी पे की है वो आ जाएगी। रॉयल्टी आ जाएगी हमारी, ये लिस्ट में आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। डॉक चार्जेस आ जाएंगे हमारे, मोटिव पावर आ जाएगी, ऑयल गैस वगैरह आ जाएंगे, वो वैल्यूज आ जाएंगे, वो सारी यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये डिफरेंट वैल्यूज है जो हमें, अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ये इस नाम से रिकॉर्डेड है, इस नाम से आ रही हैं, तो हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और उनकी वैल्यूज लिख देंगे। क्रेडिट साइड पे दो चीजें हमेशा आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट के, एक तो हमारे पास आएगी सेल्स, पहले उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे, जैसे परचेज हमने रिटर्न की थी, हो सकता है कि चीजें हमारे पास वापस भी आई हों, तो लेस उसमें से रिटर्न कर देंगे। सेल्स आ गई, लेस उसमें से रिटर्न कर दिया हमने, जो हमारे पास चीजें वापस आई होंगी, माइनस किया, ये इनर कॉलम में अमाउंट आ गया, आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी। एक और चीज जो इस साइड पे आएगी क्रेडिट साइड पे, वो होगा क्लोजिंग स्टॉक, वो इस साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, यानी चीजें जितनी चीजें हमारे पास बच गई जो सेल नहीं हुई, वो स्टॉक है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक को भी रिकॉर्ड कर देंगे। ये बैलेंस, ये फिगर ट्रायल बैलेंस से बाहर दी होगी। ये जो सारी फिगर्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, हो सकता है ये सारी आ जाए ट्रायल बैलेंस के अंदर, सारी मौजूद हो सकता है कि कुछ मौजूद हो, तो जो मौजूद होंगी वो हम लिख लेंगे और डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर भी लिख लेंगे। हमने डेबिट साइड पे सारी जितनी भी ट्रायल बैलेंस में वैल्यूज होंगी लिख ली, क्रेडिट साइड पे भी लिख ली। अब दोनों साइड का पहले रफ टोटल कर लेंगे। अगर तो हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, दैट मीन कि हमारी ये रेवेन्यू साइड है ना, रेवेन्यू ज़्यादा है और ये साइड छोटी है, तो इसका मतलब है हमारे एक्सपेंसेस कम है, तो अपनी रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो क्या बचा, प्रॉफिट, तो वो हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसको डेबिट साइड पे यहाँ लास्ट पे रिकॉर्ड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, और यहाँ उसकी वैल्यूज लिख देंगे जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, यानी इसमें से ये वाली साइड माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच रही होगी वो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और इसके आगे लिखेंगे ट्रांसफर टू P&L, क्योंकि ये वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। लेकिन अगर हमारी एक्सपेंस ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, तो क्या होगा हमारे पास, लॉस, और लॉस किस साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जो साइड छोटी होगी ऑब्वियसली साइड पे आएगा, तो उसको लिखेंगे ग्रॉस लॉस, ये भी P&L को ट्रांसफर होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब एक क्वेश्चंस करते हैं, उसमें वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट में वैल्यू पुट करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो, और मैं इसके ग्रुप क्वेश्चन आपको ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगी, आपने सॉल्व करके मुझे पिक व्हाट्सएप करनी है ताकि मैं चेक कर लूँगी क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। ये अकाउंट ऐसे ही बना लेने देती हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चंस क्या है उसमें हमारे पास, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मैं पिक आपको भेज दूंगी। ये उसने हमें दिखाया हुआ है कि फॉलोइंग आर सम लेजर बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ एसआर रहमान 31 दिसंबर। ये उसने कुछ हमें बैलेंस दिए हुए हैं, स्टॉक है, उसमें परचेजेज हैं, कैरिज इनवर्ड है, कस्टम ड्यूटी है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होते हैं, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी, अगर आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न को कहते हैं, सेल्स है। क्लोजिंग बैलेंस ने क्या है, 1 लाख है। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं,
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब हम उठाते जाएंगे, अब हमें पता नहीं इस साइड पे क्या वैल्यू चाहिए वो आपने याद कर लेनी। तो अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर मैंने आपको कहा था नाम लिखना है, क्या नाम है, एस रहमान ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, उसने डेट दी हुई है। सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है स्टॉक ऑन 1 2005। 1 जनवरी को जो स्टॉक होगा इसका मतलब है वो साल के शुरू पे है। साल कब शुरू होगा, ये कम जनवरी से शुरू होगा ना, 31 दिसंबर को तो एंड हो रहा है। तो हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। कितनी उसकी वैल्यू उसने दी हुई है हमें, 60,000, हमने यहाँ पे 60,000 लिख दी। सेकेंड जो आइटम उसने हमें दी हुई है ट्रायल बैलेंस में वो है परचेजेस, 3,60,000, और हमें पता है परचेज रिटर्न भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस 3,60,000। मैंने आपको बताया था ना क्या करना है, रिटर्न अंकर होंगे तो लेस कर देना है। लेस रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न ही है, लेकिन नाम यही लिखेंगे जो उसने ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, रिटर्न $16,000। अच्छा, ये मार्कर इशू कर रहा है, मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगी। और जब हमने माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3,44,000। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आ रही है उसमें वो नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है वो है कैरेज इनवर्ड। यहाँ पे लिखेंगे कैरेज इनवर्ड 24,000 डेबिट साइड पे आ गया। फिर हमारे पास उसने कहा है, हमारे पास है कस्टम ड्यूटी 12,000, वो भी डेबिट साइड पे आ गई क्योंकि एक्सपेंस तो हमें पता है इसी साइड पे रिकॉर्ड होगा। अच्छा, इस साइड पे उसने हमारे पास क्या दिया, रिटर्न आउटवर्ड हम लिख चुके हुए हैं। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, सेल। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना था हमने, सेल्स। कितनी उसने दी हुई है, 5 लाख। लेस करना है रिटर्न इनवर्ड क्योंकि ये क्या होती है, सेल रिटर्न, और मैंने अब आपको बताया इसको माइनस करना है 30,000। जब हमने 5 लाख में से 30,000 माइनस किया तो क्या आ गया, 4,70,000। मैंने आपको बताया था इसमें एक और चीज लिखी है, क्लोजिंग स्टॉक, जो उसने बात बताई हुई है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड पीरियड 1 लाख, स्टॉक 1 लाख। अच्छा, हमने सारी वैल्यूज जो उसने हमें दी हुई थी पुट इन कर दी हैं। दोनों साइड का रफ टोटल कर लेंगे। हमने दोनों साइड का टोटल लेके देखते हैं कि कौन सी साइड बढ़ी है। अपने पास रफ टोटल कर लिया, तो हमने रफ टोटल लिया, हमने कहा हमारे पास क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है। 4,70,000 प्लस 1 लाख कितना आ गया, 5,70,000। ये दोनों साइड्स पे लिखेंगे, इसको डबलिंग कर देंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 5,70,000। जो डिफरेंस, अब 5,70,000 में से ये सारी वैल्यूज माइनस कर देनी, जितने भी एक्सपेंस हैं। प्रॉफिट कब आता है, जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दे। ये रेवेन्यू थी, उसमें एक्सपेंस माइनस कर देने हैं। 5,70,000 में 60,000 माइनस करेंगे, 3,44,000, 24,000 और 12,000। जब हमने ये माइनस किया, जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची वो थी 1,30,000। और हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है वो क्या होता है हमारे पास, ग्रोस प्रॉफिट। उसको क्या नाम देते हैं, ग्रोस प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर होता है P&L को। P&L अकाउंट बनाएंगे तो फिर हम ये प्रॉफिट वहीं लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये सारे क्वेश्चंस मैं ग्रुप में भेज दूंगी। अगर कोई इशू है या मसला है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।